उन्होंने कवर क्या क्या कर लिया है? चलिए अब रिकॉर्डिंग होना मैं शुरू होगी बता बाद में दूंगी। से। उन्होंने अभी तो फिलहाल यही ठीक सब है, ठीक है चीजें बात। कवर करी हैं। आगे करानी है कुछ ना। सीबीएसई कंप्लीट किया ना अभी? हाँ, चले स्टार्ट करें। ठीक है, एक चलिए मैं मिनट। स्टार्ट करता हूँ। मैं एमसीक्यू नंबर बता दे कौन सा था। मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, मैं स्पीड अप कर दूंगा ना, मैं आप उसका इंशाल्लाह नंबर 15 मिनट बता में दो। सारे नहीं कर नहीं, दूंगा। 23 हो गए आपके। कर देता हूँ सारा, वो मैंने 15-20 मिनट में सारा ही कर दूंगा। चलें ठीक है। क्योंकि रिएक्शंस ही हैं सारे, वो इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शन का तो कुछ एक्सप्लेन होगा नहीं। तो चलो जो एक्सप्लेन होने वाले वो तो कर दूँ। चलें ठीक है, बता दो। ओके। अच्छा, नंबर वन। कहना इफ चाह रही gallbladder थी is कि वो removed what will आतिफ happen? कह रही थी कि थोड़ा जल्दी कर दे मेरा सेशन। मैसेज पे रिक्वेस्ट कर। चले आप मेरे 100 होने दें, उसके बाद अगर इस हाँ, सेशन में मैं इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर देता हूँ, इस सेशन में टाइम बचता है तो आप जिसके रहते हैं वो कर दें, तो उसके बाद आतिफ का ले लें, इसके फौरन सही बाद। है, ठीक है। इसके फौरन बाद ले लें। चलें, इफ gallbladder is removed what will happen? Fat will not be emulsified। अच्छा, gallbladder अगर रिमूव हो जाएगा, gallbladder होता है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है अंडर द ये लिवर। नंबर बता रहे हैं ठीक आप? है कि जो उस। अच्छा सॉरी, मैंने जी, पेज वाला तो ऑन करा हुआ है। मैं यही बोलना चाह रही थी कि मैंने पेज, हाँ ये रहा, सही है। चलो। कोई नहीं, मैंने अपने नोट्स निकाले, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, करो। जी हाँ, चलो। तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है अंडर द लिवर। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये जो बाइल होती है ना, जो हम्म, लिवर की तरफ से आता है, उसको कंसंट्रेट करता है और इसको स्टोर करता है। और इसके ये बाइल की वजह से ही जो फैट होते हैं ना, वो उसमें डिजोल्व होते हैं या मल्सीफाई होते हैं। तो जब यही नहीं होगा, गाल ब्लैडर ही नहीं होगा, तो ये सारा प्रोसेस होगा ही नहीं। नंबर टू, द मेन कॉज ऑफ अक्यूट किडनी इंजरी, AKI मतलब कि अक्यूट किडनी इंजरी, इज एम्फोटेरिसिन देन वैंकोमाइसिन। अच्छा, इसमें क्या है कि ये अक्यूट किडनी इंजरी इंजरी का बताया गया है। इसमें बेसिकली जो होता है ना कि जो एम्फोटेरिसिन है ना, वो फर्स्ट चॉइस होती है अक्यूट किडनी इंजरी की। लेकिन जब अगर लायोफिलाइज्ड की बात करें ना, तो फिर वो एम्फोटेरिसिन आ जाएगी फर्स्ट, इसकी अक्यूट इंजरी की जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगी ना, फिर ये हो जाएगी। ये दोनों ही इसका कॉन्करेंट यूज की बात नहीं हो रही, बट दोनों ही अक्यूट इंजरी कर सकती हैं ये। नंबर थ्री, डॉक्सीसाइक्लिन कैन इफेक्ट ओरल एस्ट्रोजन सप्लीमेंट बाय डिक्रीज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन में जो होती है ना, ब्लड स्ट्रीम में जो होती है एस्ट्रोजन, उसकी एफिकेसी को कम करती है, जिसकी वजह से वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दे पाएगी। एस्ट्रोजन, ओरल एस्ट्रोजन की बात हो रही है, डॉक्सीसाइक्लिन उसके इफेक्ट को इनहिबिट करेगी। इट्स सम काइंड ऑफ इंट्रैक्शन। अच्छा, नंबर फोर, एस्पाराजिनेज एंटी न्यूप्लास्टिक, ये इंजाइम बता दो, ये इंटेरोहेपेटिक मतलब? ब्लड स्ट्रीम में जो होता है ना उसका, जो सर्कुलेट अच्छा, कर रही होती है, ब्लड ब्रेन की। सर्कुलेट कर। जी जी, नहीं नहीं, ब्लड वो एंटेरोहेपेटिक लिव सर्कुलेशन जो होती है ना इन, सारी। अच्छा अच्छा, वो लीवर की, सही है सही है। हाँ जी। जी जी जी। हेपेटिक का वर्ड आ गया ना। ठीक है एस्पैराजिनेज, ठीक है। ये बेसिकली इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इंजाइम जो क्या करते हैं, वो रेप्लिकेशन को रोकते हैं कैंसर सेल्स की। ये कल भी वैसे एक्सप्लेन कर दिया था। बेसिकली दीज आर इंजाइम्स, सिंथेटिकली दिए जाते हैं, मतलब कि टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, ये एंटी नियोप्लास्टिक है, मतलब कि एंटी कैंसर्स हैं। नंबर फाइव, विच वन इज नॉट काज्ड बाय डिक्रीज डोपामीन एंड इंक्रीज एसिटिलकोलिन? इट इज बेसिकली द साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज। जबकि इसमें हाइपरप्लेक्सिया नहीं होता, इसमें वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो जाएंगी। जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं उनका डिसऑर्डर होता है। तो जब डोपामिन कम होगा, एसिटिलकोलिन ज़्यादा होगा, तो द कंडीशन विल लीड टू पार्किंसनिज्म। नंबर सिक्स, अमेयोड्रोन चूजेस करेक्ट क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग विद वेनलाफैक्सिन। ठीक है, जो अमेयोड्रोन है एंटी रिदमिक है, जो वेनलाफैक्सिन है ना, ये सिलेक्टिव नोरेपिनेफ्रिन सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। जब दोनों को देते हैं ना, तो ये क्यूटी इंटरवल इंक्रीज कर देगा, मतलब कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस है ना, जो उनके दरमियान में हार्ट का रेस्टिंग पीरियड होता है, उसको प्रोलॉन्ग कर देगा। जितना वो प्रोलॉन्ग होगा, उतना वो लीथल कंडीशन आ सकती है, उतना ज़्यादा वो नुकसानदेह है। नंबर सेवन, विच वन इज मोर इफेक्टिव इफेक्ट इन डिहाइड्रेशन? सोडियम, सोडियम करता है ऑब्वियसली, इसी की वजह से आपको टेंशन होती है, इसकी वजह से वाटर की लॉस होता है, और यही मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट हाइपोनेट्रीमिया करता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। नंबर एट, डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन सिम्टम्स इन चिल्ड्रन, लेथार्जी, डिजीनेस, कन्फ्यूजन और कोमा। ये सारे फैक्टर्स आएंगे जब डिहाइड्रेशन होगी बच्चों को, बड़ों को भी होगी तो ऑलमोस्ट इसी तरह के ही होते हैं। सिम्टम्स ऑफ ब्लड डिस्कैरियोसिस में इंक्लूड सोर थ्रोट एंड फीवर। डिस्कैरियोसिस ना एक कंडीशन है जिसमें जो सेल्स होते हैं ना टू दिस सर्विक्स, जो उसको कवर करते हैं, उनमें मतलब कि प्रॉब्लम होती है, उसकी शेप की अपीयरेंस जो होती है ना, उनमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसी की इंडिकेशन होती है कि वो सोर थ्रोट हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो ये उसका बताया हुआ है। नंबर टेन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ स्क्रीनिंग?
हेल्थ स्क्रीनिंग हम क्यों करवाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डिसऑर्डर होगा, कोई भी डिजीज होगी, कुछ भी बॉडी में होगा ना, उसकी डिटेक्शन हो जाएगी और उसको हम ट्रीट कर पाएंगे जल्दी से। नंबर 11, saturation of substrates lead to no change. दे आर टॉकिंग अबाउट दी रिएक्शन रेट। जब रिएक्शन रेट की बात होगी तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अदरवाइज इट विल इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ द इंजाइम और सबस्ट्रेट। बट रिएक्शन रेट की बात होगी तो फिर कोई चेंज नहीं आएगी। नंबर 12, कंसर्निंग एप्लिडिनोन स्पाइरोनोलैक्टोन एनालॉग विच इज अप्रोप्रिएट। अच्छा, स्पाइरोनोलैक्टोन है ना, जो इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ना इसको मतलब कि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना एप्लिडोन को, तो फिर उसको यूज़ कर लेते हैं, इसको यूज़ नहीं करते। फिर दे आर टॉकिंग अबाउट द साइड इफेक्ट्स। विच वन इज एंटी एमिटिक? नेबिलोन जो एंटी एमिटिक है। हाइपरटेंशन, नंबर 14, हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट रिड्यूस रिस्क ऑफ एंजाइना एंड स्ट्रोक। हाइपरटेंशन है किसी को, उसको ट्रीट हम करेंगे ताकि वो एंजाइना या स्ट्रोक की तरफ ना आ जाए। नंबर 15, नोट सीन इन लैब इन आयरन अनीमिया हाई ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये हाई ट्रांसपेरेंट उसमें अनीमिया में नहीं होंगे। नंबर 16, टी टोस्ट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। टी टोस्ट को इसको किसी तरह से भी ले लें, कि डाइट माल न्यूट्रिशन से ले लें या टी टोस्ट पे जो चल रहे हैं, इसको इस सिंड्रोम, टी टोस्ट बेसिकली एक सिंड्रोम भी है जो इंडिकेट करता है माल न्यूट्रिशन को, कि न्यूट्रिशन ठीक नहीं है बंदे की। ये नॉर्मली एल्डरली पेशेंट्स में होता है, तो उनमें ये अनीमिया हो जाता होता है। नंबर 17, लो मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम कैन बी सीन इन अनीमिया काज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी। अच्छा, ये कौन सा वॉल्यूम है? इसमें ये होता है कि जो आरबीसीज है ना, इनका साइज छोटा सा हो जाता है, छोटे छोटे होना शुरू हो जाते हैं। जब साइज छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो हीमोग्लोबिन भी नहीं बना पाएंगे, उतना उसको कैरी कर पाएंगे, तो उसकी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 18, कंपाउंड्स विच हैव ऑपोजिट एक्शन एक्टिंग ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स आर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ये फिजियोलॉजिकल जो एंटागोनिस्ट है ना, उसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है, अभी सिर्फ इसको याद करें, आगे इसकी एग्जांपल आती है। नंबर 19, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होते हैं जी? पार्शल एगोनिस्ट इज कॉल्ड पार्शल एगोनिस्ट। पार्शल एगोनिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस लेस इफेक्ट देन एगोनिस्ट। जो फुल एगोनिस्ट होते हैं ना, उसकी तरह से ये इफेक्ट नहीं दे पाएंगे, ये इफेक्ट उनसे कम इफेक्ट देते हैं, क्योंकि जो फुल एगोनिस्ट होते हैं वो तो ऑब्वियसली इंट्रिंसिक एक्टिविटी उनकी मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो रिलेटिव टू द रिसेप्टर होते हैं, तो ड्रग का इफेक्ट को मिमिक करते हैं। तो ये पार्शियल एगोनिस्ट की बात हो रही है, तो इसकी एग्जांपल है एरिपिप्राजोल, ये एक पार्शियल एगोनिस्ट है। नंबर 20, एगोनिस्ट मींस, देखें अब एगोनिस्ट आ गया ना, मींस फेवर एक्शंस हाई एफिनिटी रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक एक्टिविटी। जो एगोनिस्ट होते हैं ना, वो उसके इंट्रिंसिक एक्टिविटी देंगे और मैक्सिमम इफेक्ट देंगे, उसका रिलेटिव एक्टिविटी करेंगे, कि जिस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे वो ड्रग के इफेक्ट को मिमिक करेंगे, और जो इफेक्ट ड्रग दे रही है वही इफेक्ट देंगे। दे आर कॉल्ड द एगोनिस्ट। आगे आगे जी, एंटागोनिस्ट मीन हाई एफिनिटी टू रिसेप्टर विद नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। रिसेप्टर पे बाइंड तो करेंगे लेकिन इफेक्ट वो नहीं देंगे, मिमिक नहीं करेंगे, उसका उल्टा इफेक्ट देंगे, रिवर्स इफेक्ट देंगे। नंबर 22, नेब्यूफीन ब्यूपरीनोर्फिन ब्यूटोफिनोल लिवोरफिनोल एंड पेंटाजोसिन आर मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। ये मिक्स्ड एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट है। ये कौन से होते हैं कि जो किसी सर्कमस्टांसिस में एगोनिस्ट बन जाते हैं, किसी हालात में एगोनिस्ट बन जाते हैं, किसी और दूसरे हालात में वो एंटागोनिस्ट बन जाते हैं, मतलब कि इनकी दोनों एक्टिविटीज होती हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो इनका दिल करे। नंबर 23, naltrexone, naloxone एंड nalmefene आर प्योर एंटागोनिस्ट। ये प्योर एंटागोनिस्ट हैं, क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिसिटी में देते हैं, तो बिल्कुल ओपियोइड्स की टॉक्सिसिटी में देंगे तो उनके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए देते हैं। तो जब रिवर्स करने के लिए देंगे तो फिर तो ऑब्वियसली उनका उल्ट ही होगा ना, तो ये प्योर एंटागोनिस्ट है। nalorphine इज पार्शियल एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कैन काज प्रेसिपिटेशन ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। अच्छा, ये जो ड्रग है ना, ये विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं ना, उसको भी प्रेसिपिटेट कर सकती है, उसको मजीद बढ़ा सकती है, ज्यादा कर सकती है। ये एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है। नंबर 25, एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग, ये आ गया एंटेरोहेपेटिक वाला। आफ्टर द, अब ये सुनिएगा, आफ्टर द ड्रग इज एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। कि जब एब्जॉर्ब हो जाती है और लिवर में ट्रांसपोर्ट हो जाती है ना, तो उसके बाद भी वो बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में आती है, और फिर वो दोबारा से किडनी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, रीअब्जॉर्ब हो जाती है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइपोफिलिक ड्रग्स। तो ये सारे का सारा चक्कर ना लाइपोफिलिक ड्रग्स ही करेंगे। जो हाइड्रोफिलिक होंगे उनको, वो तो बेचारी मासूम है, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। ये लाइपोफिलिक ड्रग्स की बात हो रही है कि ये बार बार ना रीअब्जॉर्ब होती हैं, अनटिल अनलेस कि हम इसको मेटाबोलाइज करके इनकी पोलर करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दें, बाहर कर दें, अदरवाइज ये ऐसे ही घूमती रहेंगी।
26 haloperidol, D2 blocker, फ्लोरोब्यूटाइरोफिनोन, इट इज मोर पोटेंट देन क्लोरप्रोमाजीन। अच्छा, ये दोनों ना टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, हेलोपेरिडोल भी और क्लोरप्रोमाजीन भी। एक मिनट जरा, अजान है, मैं ना दरवाजा बंद कर। जी करें स्टार्ट। ठीक है। जी जी। कौन सा नंबर था? 26। 26, ठीक है। ये दोनों ना टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं। तो ये इसमें बताया गया कि जो हेलोपेरिडोल है ना, वो क्लोरप्रोमाजीन से पोटेंट है, वो ज्यादा मतलब उससे एक्टिव है और ज्यादा उससे इफेक्ट देता है। जो बेसिकली बताया गया है ना, फ्लोरोब्यूटाइरोफिनोन, ये इसके डेरिवेटिव्स हैं दोनों ही। ठीक है, जब इसकी सिंथेसिस होती है ना, तो इसके डेरिवेटिव्स हैं दोनों ही। तो ये हेलोपेरिडोल उससे ज्यादा पोटेंट है, और ये मोस्टली आपने पता ही है, ये D2 पे ज्यादा एक्ट करते हैं। D1 पे भी इनके होते हैं, लेकिन D2 पे इनका ज्यादा इफेक्ट है। नंबर 27, डिक्रीज secretion of posterior pituitary gland results in decrease in vasopressin and oxytocin। अच्छा, जो posterior pituitary gland होता है ना, it is responsible for the production of vasopressin, which is also called as ADH, antidiuretic hormone, जो ब्लड के सारा डील करता है, बीपी में भी और इधर उधर भी। और जो ऑक्सीटोसिन है, ये रिप्रोडक्शन में काम आता है। तो जब इसकी सिक्रीशन कम होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो ऑब्वियसली वैसोप्रेसिन भी कम होगा, और ऑक्सीटोसिन भी कम ही प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है। 28, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड इज द सेम एज क्लोरथैलिडोन, मेटालोजोन इज सिमिलर इन एक्शन टू क्लोरथैलिडोन। they are talking about thiazide diuretics, thiazide diuretics। उसमें क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है ना, इट इज सेम एज क्लोरथैलिडोन, दोनों सेम ही है, मतलब ड्रग डिफरेंट है, पर दोनों के एक्शन रिएक्शन सब कुछ सेम है। और सिमिलरली जो मेटालोजोन है ना, इट इज सिमिलर इन एक्शन इन क्लोरथैलिडोन। वो मेटालोजोन क्लोरथैलिडोन के सेम है, और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड क्लोरथैलिडोन के सिमिलर है। बस ये ड्रग्स का बताया हुआ कि ये सिमिलर दोनों इफेक्ट देते हैं। क्लोरथैलिडोन से तो सिमिलर है। तो दोनों सिमिलर है, तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड भी सिमिलर ही हुआ मीटोलोजोन से। हाँ, तो सिंपल ही है ना। नहीं, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है ना, इज सेम एज क्लोरथैलिडोन, और जी सेम ही हुआ, ठीक है। हाँ जी, सही बता नहीं, रहे हैं। सेम नहीं लेकिन हुआ यहाँ ना। एक्शन लिखा हुआ है, सिमिलर इन एक्शन में। मेटोलाजोन वो सिर्फ उसका सिर्फ, एक्शन वाइज सिमिलर है, यानी इसका जो और एक्शन वो है ना वो थाइजाइड ग्रुप है, इस हाँ वजह से वो जी जी, थाइजाइड की थायराइड वजह ग्रुप, से ठीक है। सिमिलर है, और ये इसके एक्शन की वजह से सिमिलर है। एक्शन की वजह से, जी जी, ठीक होगा, ओके होगा। अच्छा, 29, तो क्या आ गया जी, लेटेनोप्रोस्ट इज नॉट गिवन इन पेशेंट हैज ग्लोकोमा एंड ब्रेडी अरिथमिया। अच्छा, इसमें ये ना, ये मैंने चेक भी किया था, ये करेक्शन भी की हुई है और ठीक की हुई है। मतलब कि लेटेनोप्रोस्ट नहीं आता, यहाँ पे बीटा बीटा ब्लॉकर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रेडी अरिथमिया में तो लेटेनोप्रोस्ट तो ठीक है, दे सकते हैं, बट यहाँ पे बीटा ब्लॉकर जो है ना, वो नहीं दे सकते, लाइक बिटॉक्सोलोल एंड टिमोलोल, वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रेडी तो ऑलरेडी पहले ही चल रहा है, तो ये कंडीशन को और वर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप करेक्शन कर लें, बीटा ब्लॉकर लिख लें, ये लेटोनोप्रोस्ट नहीं आएंगे। नंबर 30 आगे आ भी गया है। नंबर 30, बिटॉक्सोलोल इज कंट्राइंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर एंड एओर्टिक स्टेनोसिस। अच्छा, एओर्टिक स्टेनोसिस होती क्या है? ये मतलब कि एओर्टिक वॉल वॉल जो होता है ना, और जो ये मतलब कि नैरो होता है, नैरो होना स्टार्ट हो जाता है ना। मैं इसकी स्टेटमेंट बताता हूँ, व्हेन एओर्टिक वॉल नैरो एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली। जब ब्लड नैरो होने की वजह से ना, ब्लड की प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ये कंट्राइंडिकेटेड है इसलिए। और जब बीटा ब्लॉकर देंगे तो ये इसको, और क्योंकि हार्ट ओवर एक्टिव, मतलब बीटा ब्लॉकर तो काम ही यही है ना कि हार्ट बहुत ज़्यादा ओवर पंप कर रहा है या काम ज़्यादा कर रहा है, तो उसको हम वो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करता है, तो वो तो पहले ही कम हुई है, तो बीटा ब्लॉकर उसको और ज़्यादा कम कर देगा, तो कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। दे आर टॉकिंग अबाउट द एओर्टिक स्टेनोसिस। 31, amitriptyline is contraindicated with ankle closure, glaucoma and depression in the same time। ठीक है, एमिट्रिप्टालाइन है, बेसिकली ये भी एंटीसाइकोटिक है,
तो ये इसका इसको कंट्राइंडिकेटेड है, इसमें क्लोयर ग्लोकोमा में नहीं देते। और ये डिप्रेशन तो जाहिर सी बात है एंटी डिप्रेशन है, एक मिनट रुको, एंटी डिप्रेशन दी सेम टाइम, हाँ। तो ये मतलब कि ये जो जिस पर्पज के लिए दे रहे हैं ना उसको भी एड्रेस नहीं करेगा। ये ओपन एंगल ग्लोका एंगल क्लोयर ग्लोकोमा की बात हो रही है, उसमें एमिट्रिप्टालिन नहीं दे रही है, कंट्राइंडिकेटेड है। ये आकाश भाई एमिट्रिप्टिलिन ये वो एंटी डिप्रेसेंट है या एंटी साइकोटिक है? ये है एंटी डिप्रेसेंट है ना, टिपिकल एंटी हाँ डिप्रेसेंट है। तो इसकी जगह पे हम दिस इज तो मैंने एक्चुअली जिस पेशेंट को डिप्रेशन है और साथ में एंगल क्लोजर ग्लोकोमा भी है, तब उस केस में हम एमिट्रिप्टाइलिन नहीं देंगे। नहीं इफ देयर देंगे। इज जस्ट डिप्रेशन तब हम दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है तब नहीं देंगे, क्योंकि एमिट्रिप्टाइलिन का माइडियाटिक इफेक्ट है। ठीक होगा। और इसकी जगह पे जो हम दे सकते हैं ना वो है SSRI या SNRI, मतलब कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन फ्लोक्सिटिन प्रोक्सिटिन या वेनलाफेक्सिन वगैरह, वो दे सकते हैं। ये ठीक है, हाँ इन्होंने करेक्शन कर दी कि डिप्रेशन और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एट द सेम टाइम है अगर, तो फिर नहीं देंगे। सही है। आगे कौन सा है जी? 32। 32 ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट is avoided with alpha adrenergic blockers, trazosine, prazosin and doxacin, as both have increased hypotension। ये मतलब कि synergistic इफेक्ट दे सकते हैं, इसकी वजह से ये इनमें कंट्राइंडिकेटेड है। ये जितने भी है ना अल्फा एड्रेनर्जिक जो ब्लॉकर्स हैं, टेराजोसिन, प्राजोसिन, क्योंकि ये भी हाइपोटेंशन करेंगे। एंड समहाउ जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है उनका भी इफेक्ट आएगा, तो ये इनके हाइपोटेंशन को इंक्रीज कर देंगे। हाइपोटेंशन मतलब कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ सकता है इसका। नंबर 33 नजर नहीं आ रहा। नंबर 33, MAO inhibitors and tricyclic antidepressants are contraindicated in guanethidine as they decrease its hypotensive action। अच्छा, जो MAO inhibitors है ना और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, ये गुआनिथिडीन है, बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव है इसकी एक्टिविटी, ठीक है। ये मतलब कि हाइपरटेंशन में देते हैं, तो ये दोनों ना इसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे। ये सारे ना ये अब इंट्रैक्शन ही आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये इसकी गुआनिथिडीन की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे या रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो हाइपोटेंसिव एक्शन है ना उसको रिड्यूस कर देंगे। नंबर 34, हेलोपेरिडोल इज कंट्राइंडिकेटेड विद गुआनिथिडीन एंड अल्कोहल। ये भी है, मतलब कि वो हेलोपेरिडोल भी इसके साथ कंट्राइंडिकेटेड है, वो भी इसका इफेक्ट नहीं शो करने देगा उसको। नंबर 35, हेलोपेरिडोल प्लस अमायोड्रोन इंक्रीज वेंट्रिकुलर रिदमियास। जो अमायोड्रोन है ना ये एंटी रिदमिक है, मतलब कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हुई है या रिदमियास है उसमें देते हैं। जो हेलोपेरिडोल है ना उसको इनहिबिट कर देगा, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देगा। जब उसके इफेक्ट को आना नहीं देगा, उसके कंसंट्रेशन भी कम कर देगा, तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी। जब अपना इफेक्ट नहीं देगी तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ सीवियर किस्म का ना वेंट्रिकुलर रिदमियास कर देते हैं। ये इंट्रैक्शंस है, आप सारे ये याद ही करने वाले हैं। 36, हेलोपेरिडोल प्लस अल्फा मिथाइल डोपा, ये इंक्रीज हाइपोटेंशन एंड EPS। जो हेलोपेरिडोल है ना अल्फा मिथाइल डोपा है, इसके साथ जब देते हैं ना हम तो उसको हाइपोटेंशन कर देता है। और EPS मतलब कि एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स देता है, लाइक ये वॉलंटरी मोशंस के रिलेटेड जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं ना वो देगा। नंबर 37, guanethidine, orthostatic hypertension and minoxidil are not used in the treatment of hypertension which is caused by sodium वाटर। सोडियम और वाटर की रिएक्शन की वजह से जो हाइपरटेंशन होती है ना, लाइक ये देखें जो माइनॉक्सिडिल है ना और जो गुआनिथिडीन है ये दोनों एंटी हाइपरटेंसिव है। माइनॉक्सिडिल ये ओरल की बात हो रही है या इंजेक्टेबल की बात हो रही है, ये एंटी हाइपरटेंसिव इसकी एक्टिविटी है। लेकिन अगर ये टॉपिक वो एक अलग बात है, वो बाद में बताता हूँ मैं। ये दोनों जब हम कॉन्कोनेंट देंगे ना तो ये हाइपोटेंशन करेंगे। और बेसिकली ये अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करते हैं क्या, तो मतलब कि अगर हम लेटे हुए हैं ना तो अचानक से उठे हैं तो वो चक्कर आते हैं, गिरने लगता है बंदा, या बैठा है तो उठा है, तो वो उसकी वजह से वो जो हाइपोटेंशन होती है ना, चक्कर आते हैं गिरने लगता है, उसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और जो माइनॉक्सिडिल है ना ये टॉपिकल फॉर्म में ना एलोपेशिया में भी यूज होता है, मतलब कि बाल गिर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा तो इसके स्प्रेज होते हैं, तो वो टॉपिकल फॉर्म में एलोपेशिया के लिए, ओरल या पेरेंटल फॉर्म में एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी है इसकी। 38, एंटी कोगुलेंट्स एनसेड
तो ये पर्टिकुलरली वाटर और सोडियम रिटेंशन की वजह से जो हाइपरटेंशन होता है उसी में नहीं दिया जाता या किसी भी हाइपरटेंशन में? नहीं, पर्टिकुलरली जो सोडियम और वाटर की रिटेंशन है ना, उसकी वजह से सही। पर्टिकुलर वो इसलिए मेंशन किया होगा ना उसको। 37 हो गया, 38, ठीक है। 38 एंटी कोआगुलेंट्स, एंसर्स एंड ASI कंट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर। अगर किसी बंदे को पेप्टिक अल्सर है ना, और वो एंटी कोआगुलेंट्स ले रहा है, और साथ में वो ASA मतलब कि एसिटिक सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन ले रहा है, और समहाउ उसको एंसिड भी लेना पड़ गया, तो एंसिड्स तो मतलब कि वैसे ही इनके बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं, मतलब कि उसमें तो वैसे भी हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करते हैं, लेकिन जब पेप्टिक अल्सर का केस आ जाएगा ना, तो इसमें भी ना ये पेप्टिक अल्सर में कंट्राइंडिकेटेड है, और ये तीनों हम इकट्ठे नहीं दे सकते, ये ब्लीडिंग कर सकते हैं, बहुत सीवियर किस्म की इंट्रासेल्युलर ब्लीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो इधर से एंटीकोगुलेंट्स हम और भी दे रहे हैं, और एस्पिरिन भी हमने दे दिया है, तो वो उसके इफेक्ट को बहुत बूस्ट अप कर देगा। 39 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्लस बीटा ब्लॉकर्स इज इक्वल टू एडिटिव नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। अच्छा, ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता क्या है? ये बेसिकली होता है कि ब्लॉकिंग द कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग द सेल, ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोक देते हैं, जिसकी वजह से हो जाता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हो गया मींस डिक्रीज हार्ट रेट हो गया, ठीक है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स की बात हो रही है। सिमिलरली मतलब कि वो ड्रग्स के नाम से मेंशन किया हुआ है कि निफेडिपिन और टीनोलोल को देंगे, तो ये एडिटिव इफेक्ट देंगे और ब्रेडिकार्डिया करेंगे और डिक्रीज हार्ट रेट करेंगे। बट अगर हमें ये कॉम्बिनेशन यूज करने की जरूरत पड़ गई है, तो हमने फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में से एम्लोडिपिन या वेरापेमल से कुछ ले सकते हैं, दोनों में से, या मेटोप्रोलोल, ये कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल है बस, बाकी वो और कोई भी नहीं है। नंबर 40 कैल्शियम इज नॉट गिवन विद निफिडिपिन एटिनोलॉल डिजिटेलिस भी नहीं ले रहे बिकॉज हम? वो, जी, निफिडिपिन प्लस एटिनोलॉल भी नहीं ले रहे? वो भी नहीं ले रहे। जब ले रही है लास्ट में जो लिखा होगा ना एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन और मतलब के CCP में से जो हम ले सकते हैं ना, अगर तो ऑप्शन में वेरापेमल होगा तो वेरापेमल सबसे बेस्ट है, वेरापेमल इज द फर्स्ट ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर एम्लोडिपिन विल बी कंसीडर्ड, और बीटा ब्लॉकर्स में से मेटाप्रोलोल, बीटा ब्लॉकर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि मेटाप्रोलोल उन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन ये भी तो कैल्शियम चैनल मेन इस पे ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर ही है ना, ये दोनों भी। तो ये दोनों वो एडिटिव इफेक्ट नहीं देंगे ब्रेडिकार्डिया का? कौन कौन किसकी बात कर रही हैं आप? एम्लोडिपिनो या ये सेफ है वेरापेमिल। ना, ये रिकमेंडेड है ना, वेरापेमल और एम्लोडिपिन में से दोनों ये रिकमेंडेड है ना, इन दोनों में से दे सकते हैं आप कोई भी, ये रिकमेंडेड है। ये यही तो बताया हुआ है ना कि वो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देंगे, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो आगे वो उन्होंने लिखा हुआ है कि एम्लोडिपिन और वेरापेमल या मेटोप्रोलोल, इनमें से कोई भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो दे सकते हैं, उनका वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं आएगा, बाकियों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा। सही। Number 40 calcium is not given with digitalis because both increase contractility of the heart, synergistic effect देंगे which can lead to arrhythmias. Also calcium replaces potassium from myocardial cell and increase digitalis toxicity. अच्छा, ये बात हो रही है, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो डिजिटलिस डिजॉक्सिन है ना, इसकी टॉक्सिसिटी हमेशा होती ही हाइपोकलीमिया की वजह से है। पोटाशियम कम होगा तो इसकी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। अंडर सम सर्कमस्टांसेस ये हाइपर से भी कर देती है, बट जो हमने याद रखना है कि वो हाइपोकैलीमिया से इसकी टॉक्सिसिटी होती है। जो कैल्शियम है वो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा उसको, पोटाशियम को, वो तो पहले, और टॉक्सिसिटी तो मतलब कि उससे पहले ही हो जाएगी अगर हाइपोक्लीमिया होगा। और जो कैल्शियम है वो भी पोटाशियम की डिप्लीशन करता है, पोटाशियम को कम करता है। तो ये बताया गया है कि कैल्शियम को डाइजॉक्सिन के साथ नहीं लेना, वरना इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 41 Danazol is contraindicated in pregnancy, genital bleeding. It is used in endometriosis. It is androgenic, which inhibits gonadotropin release. अच्छा, ये एक मेडिकेशन है, एंटी कैंसर है, एंटी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मतलब मेडिकेशन है प्रेगनेंसी में, और ये ब्लीडिंग में ना कंट्राइंडिकेटेड है। और ये किस में देते हैं, ये एंडोमेट्रियोसिस में देते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली होता क्या है, ये एक कंडीशन है जिसमें जो यूट्रस में टिश्यूज होते हैं, यूट्रस की लाइनिंग पे जो टिश्यूज होते हैं जिन्होंने अंदर की तरफ होना होता है, वो उसके स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। दे मे लीड टू कैंसर या वट एवर यू कैन कॉल दैट।
तो ये उसकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। इस टर्म को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। आगे जी 42, ग्लिपिजाइड इंटरेक्ट्स विद कोट्राइमोक्साजोल। ये इंटरेक्शन है, ये बेसिकली दोनों सल्फोनाइल यूरिया हैं, ठीक है। तो ये उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये ग्लिपिजाइड उसके साथ नहीं दे सकते कोट्राइमोक्साजोल के साथ। 43, एस्पिरिन शुड नॉट बी टेकन विद कोमोडिन्स एंड प्रोबेनिसिड। अच्छा, ये है जो एस्पिरिन है ब्लड थिनिंग एजेंट है, और जो कोमोडिन्स है ये भी ब्लड थिनिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों को हम एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ये उसकी जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है ना, उसको डिक्रीज कर देते हैं। और जो प्रोबेनिसिड है ना, ये गाउट की थेरेपी में देते हैं। तो ये भी मतलब कि ना हम इन तीनों ड्रग्स को इकट्ठा एक साथ नहीं दे सकते। इसका इफेक्ट, ये प्रोबेनिसिड का इफेक्ट भी इनहिबिट कर हो जाएगा, और वो दोनों आपस में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं, और उसका प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। नंबर 44, माओ इनहिबिटर्स विद चीज लीड्स टू हाइपरटेंशन क्राइसिस ड्यू टू टायरामिन। ये बिल्कुल मतलब कि जो रेड मीट होता है या चीज होता है ना, इसमें टायरामिन होता है ना, तो जिसकी वजह से हाइपरटेंशन क्राइसिस हो सकता है। हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या है कि मतलब कि बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया है, मतलब कि इट इज़ आप कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन इमरजेंसी है। इसमें ये होता है, इमरजेंसी नहीं कह सकते, लेकिन क्राइसिस में ये होता है कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, तो वो हाइपरटेंशन क्राइसिस है। बट अगर हाइपरटेंशन इमरजेंसी होना, तो उसमें साथ में हाइपरटेंशन की वजह से कोई ऑर्गन भी डैमेज हो रहा होता है। 45, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स प्रेनोलोल आर कंट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा। नॉन सेलेक्टिव हम नहीं दे सकते एस्थमा में या सीओपीडी में ना, हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। वो उस कंडीशन को और वर्स करेंगे, वो मजीद ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे। हाँ, इसमें हम सिलेक्टिव वाले दे सकते हैं, वो एप्लीकेबल है, लाइक बिजोप्रोलोल वगैरह, वो हम दे सकते हैं सीओपीडी में या एस्थमा में, लेकिन फिर भी उनको भी अवॉइड किया जाता है। बट ये है कि नॉन सेलेक्टिव तो हमने बिल्कुल भी नहीं देने। 46, Cimetidine is contraindicated with warfarin, phenytoin and carbamazepine। सिमेट्रिडीन है ना, ये मतलब कि वो गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है बेसिकली। तो ये कंट्राइंडिकेशन है इसकी वार्फरिन के साथ, फेनिटोइन के साथ या कार्बामेजेपिन के साथ, तीनों के साथ ये कंट्राइंडिकेटेड है, ये नहीं हम दे सकते। आगे जी 47, माओ इनहिबिटर्स विद ओरल कंट्रासेप्टिव्स इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड फॉलिकुलर ग्रोथ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा है कि ये जो माओ है ना, ये सिर्फ सेलिजिनिन की बात हो रही है, बाकी की नहीं बात हो रही, सेलिजिनिन की बात हो रही है। आगे एक आएगा भी, वो करेक्शन उधर कर लेंगे कि सेलिजिनिन के साथ ना इसका इंट्रैक्शन है, बाकी हम ले सकते हैं माओ में से ना, सेलिजिनिन इज ओके। सेलिजिनिन के साथ इंट्रैक्शन है, बाकी ठीक है, सेलिजिनिन के साथ इंट्रैक्शन है इसका। 48, विच काज ओरल कंट्रासेप्टिव फेलियर। अच्छा, ये तीनों ड्रग्स है ना, ये कंट्रासेप्टिव फेलियर कर सकती हैं, ठीक है। इनका मतलब कि वो निमोर्फी आरजीपी, रिफेम्पिक्सिन, ग्रेजोफिल्बिन एंड फेनिटोइन। रिफेम्पिक्सिन एंटी टीबिया, ग्रेजोफिल्बिन एंटी फंगल है, और वो फेनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक है। 49, ओरल कंट्रासेप्टिव डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेलिजिनिन। ये देखा, ये वही वाला आ गया, एंड इंक्रीज टॉक्सिसिटी। इसकी सेलिजिनिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देंगी, इसके इनका इंट्रैक्शन है आपस में। 50 है जी मेप्राजोल, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ इट्राकोनाजोल, ठीक है। इट्राकोनाजोल की ये एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, क्यों? क्योंकि इट्राकोनाजोल को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। बेस्ट जो है ना, ये इसकी एब्जॉर्प्शन वो एसिडिक मीडियम में होती है, तो इसलिए ये इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। 51, ranitidine or famotidine plus itraconazole, why ranitidine decrease itraconazole activity। ये देखें आ गया, less absorption because of ranitidine, increase pH and itraconazole need acidic medium। क्योंकि इसकी pH को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, लेकिन वो अल्कलाइन मीडियम में उसका नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ही ठीक से होगी। 50 बताया 50, आपने? 50 50। उसी की हाँ, कैलकुलेशन थी इसोमेप्राजोल। 51। ये 50 वाला ही तो 51 में बताया। ये 50 वाला इंट्रैक्शन पॉइंट है अब ठीक सारे ठीक से, कर ये दिया थोड़ा इन्होंने। सा ठीक ना ठीक। आपको ड्राई ड्राई लगेगा, क्योंकि ये सारे इंट्रैक्शन आ रहे हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन हुई तो मैं बता दूंगा, बाकी ये सारा ऐसा ही है। 52 हो गया, ओमेप्राजोल इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ क्लोबिडोग्रेल टू एक्टिव फॉर्म एंड डिक्रीज इफेक्ट ऑफ ऑल द अजोल फैमिली एक्सेप्ट फ्लूकोनाजोल। अच्छा, ओमेप्राजोल है ना, जो
ये जो क्लोपिडोग्रेन है आपको पता है कंट्रोल ड्रग है, ये एक्टिव फॉर्म में जाती है, तो इसकी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं जाने देता, मतलब कि इसको इनहिबिट कर देता है। और एट द सेम टाइम अगर पेशेंट कोई भी एंटीफंगल ले रहा है, अजोल फैमिली ले रहा है, ठीक है, तो वो उसके इफेक्ट को भी इनहिबिट कर देंगी, ठीक है। ऑल अजोल फैमिली एक्सेप्ट फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल हो गया, वोरिकोनाजोल हो गया, वो जितने भी है ना वो उसको इनहिबिट कर उसके साथ इफेक्ट नहीं देगी, सिर्फ फ्लूकोनाजोल हम इस कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं, और कोई भी नहीं। 53 डॉक्सीसाइक्लिन कंसंट्रेशन डिक्रीज विद इन 2 आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसोमेप्राजोल एंड जिंक सल्फेट। डॉक्सीसाइक्लिन ली है लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो 2 घंटे के अंदर अंदर ही ना कम होना स्टार्ट हो गई है, तो ये किस वजह से हुई है? क्योंकि पेशेंट मेप्राजोल ले रहा है और जिंक सल्फेट ले रहा है, उसकी वजह से ये हुई है। And 54 tetracycline contraindicated with milk or iron, doxycycline contraindicated with iron and can be taken with milk। इसमें पता है क्या है, जो जितने भी टेट्रासाइक्लिन्स है ना, जितने भी टेट्रासाइक्लिन है वो सारे कंट्राइंडिकेटेड हैं वो आयरन और मिल्क के साथ, बट समहाउ डॉक्सीसाइक्लिन एक ऐसा है कि जिसको हम मिल्क के साथ ले सकते हैं। इंट्रैक्शन इसका भी आयरन के साथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये मिल्क के साथ किसी हद तक हम ले सकते हैं। अगर आता है क्वेश्चन तो ये मिल्क के साथ सेफ है, मिल्क के साथ ले सकते हैं, ये अला नसर में भी डिस्कस हुआ था। 55 टेट्रासाइक्लिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन नॉट यूज विद आयरन, ठीक है, विद कैल्शियम एंटीएसिटिलेशन। क्यों ये हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टेट्रासाइक्लिन ये वही उसी को मतलब कि मजीद उन्होंने किया हुआ है, क्यों नहीं कर सकते? ये चिलेशन बना देता है, चिलेट बना देगा, और चिलेट बनाने की वजह से पेप्टिक अल्सर कर सकता है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम कर सकता है। नंबर 56 फेरिक एसिड ketoconazole plus antacid absorption of iron is decreased thus not used together। ये भी इंट्रैक्शन है कि फेरिक एसिड है जो कीटोकोनाजोल और एंटासिड के साथ नहीं हमने लेना, क्यों? क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, और इन सबको हमने इकट्ठा साथ में नहीं लेना। 57 नैलिडिक्सिक एसिड इज नॉट गिवन विद एंटासिड एंड फूड। ये नॉर्मली जो रिकमेंड किया जाता है ना, ये खाली पेट रिकमेंड किया जाता है नैलिडिक्सिक एसिड, तो ये यूटीआई के लिए दिया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, तो ये एंटासिड या फूड के साथ ये इसकी एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगी, ये खाली पेट ही रिकमेंड किया जाता है। 58 alendronate less absorption with antacid because complexation with calcium and avoided with iron। अच्छा, जो alendronate है ना इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है कैल्शियम के साथ, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो क्या होगा, चिलेशन हो जाएगी, चिलेट बना देगा, तो ये इसको इसके साथ नहीं देना। 59 alendronate cause problem to patient if given in lying down because it cause esophageal ulcer। अच्छा, ये इसका काउंसलिंग पॉइंट है। एलेंड्रोलेट जब भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना पेशेंट को, तो उसको हमने यही कहना है कि खाते साथ लेटना नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के जब खाना है मतलब कि इसको लेना है तो आपने पानी पानी ज़्यादा पीना है, और कुछ देर आपने मतलब कि खड़े रहना है या चलना है या बैठना है या जो भी, फौरन लेटना नहीं है, बस ये इसका काउंसलिंग पॉइंट है, ये याद रखना है। 60 थियोफाइलिन प्लस स्मोकिंग और रिफेम्पिसिन डिक्रीज थियोफाइलिन। अच्छा, ये जो होती है ना स्मोकिंग होती है, थियोफाइलिन की ना कंसंट्रेशन को कम कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इफेक्ट नहीं कर पाती, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यही कह सकते हैं कि पेशेंट को यही कह सकते हैं कि जब तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है ना तब तक आपने स्मोकिंग नहीं करनी, अदरवाइज उसका इफेक्ट नहीं आएगा, हमें कंसंट्रेशन उसकी थियोफाइलिन की बढ़ानी पड़ेगी, हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इट मे लीड टू टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी की तरफ भी जा सकती है। हालांकि हमने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट लेना है, लेकिन अगर वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज ही होती रहेगी, वो अपना इफेक्ट दे ही नहीं पाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन अप टू दी हमने नॉर्मल वैल्यू रखनी है कि ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे, ना कि टॉक्सिसिटी करे। 61 ये भी इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। थियोफाइलिन प्लस सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लुवोक्सामिन एंड सिमेटिडीन इंक्रीज थियोफाइलिन लेवल सो डिक्रीज थियोफाइलिन डोज। इसमें अब क्या होगा, इसमें ये हम सारी ड्रग्स दे रहे होंगे ना तो थियोफाइलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो दे कैन इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी, सो हमें इसकी डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, फिर इसको हमने डोज कम करनी होती है इसकी थियोफाइलिन की। 62 मिथोट्रिक्सेट प्लस लेफ्लुनामाइड कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी। यहाँ दोनों कंट्राइंडिकेटेड नहीं दे सकते, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमने नहीं करना, हेपेटोटॉक्सिक है दोनों। 63 परहेक्सिलिन फॉर एंजाइना प्लस एसएसआर इंक्रीज परहेक्सिलिन
परहेक्सिलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा